हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुमार सर आपका स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हमको आपका ज़्यादा समय नहीं लेना है। आज हम लोग बिल्कुल सीधी बात, नो बकवास पर रहेंगे। हाँ, क्योंकि आपके पास भी समय नहीं है और मेरे पास भी समय नहीं है। मेरे पास इसलिए नहीं है क्योंकि आपका समय अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्ट बच्चों हम लोग बात करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फाइनल अटैक के बारे में। ठीक है, कि आज हमारा फाइनल अटैक का स्ट्रैटेजी क्या होगा, हम लोग उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि सिर्फ 5 दिन में आप मेहनत करके और अपना केमिस्ट्री का बाजी पलट सकते हैं। अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं तो भी इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना है जो हम बताने वाले हैं। और अगर आप अब तक बहुत अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं तब तो इन टॉपिक्स को जरूर पढ़ना है। बिल्कुल यकीन मानिए, 5 दिन में आप अभी भी बाजी पलट सकते हैं। तो चलो हम लोग टॉपिक की ओर बढ़ते हैं डायरेक्ट। आज बिल्कुल भी आपका हम समय ज़्यादा नहीं लेंगे। तो हमारे पास जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, देखो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले थोड़ा हम इसको एडजस्ट करते हैं। हाँ, तो देखो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आज कौन से टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशंस के बारे में। सॉल्यूशन हम आपको चैप्टर वाइज टॉपिक बताते जा रहे हैं। आप इन टॉपिक्स को खूब अच्छे से घर पे बढ़िया से रिवीजन करके और कंप्लीट कर लीजिए। हम जैसे बता रहे हैं उस तरीके से, कौन से टॉपिक से आपको क्या पढ़ना है। देखो सॉल्यूशन से आप कंसंट्रेशन वाले पार्ट में हम बात करें तो आपको मोलैरिटी और मोलैलिटी, ये 2 टॉपिक आना चाहिए। मोलैरिटी और मोलैलिटी हमको उम्मीद है कि आपको पहले से आता भी होगा, क्योंकि अब तक आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, पूरा साल बीत चुका है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आप पहले से पढ़े हुए हैं। बट आपको इन टॉपिक्स पर फोकस ज़्यादा करना है। देखो ये जो वीडियो है ये बच्चों जैक और सीबीएसई दोनों के लिए कॉमन है। ठीक है, जहां पर दोनों में कुछ डिफरेंस होगा वहां हम बताते चलेंगे। तो अभी हम जो बता रहे हैं ये दोनों के लिए हम कॉमन बता रहे हैं। हाँ, जैक बोर्ड वाले एक बात ध्यान रखिएगा कि जो मोलैरिटी और मोलैलिटी है, इस मोलैलिटी और मोलैलिटी में जो डिफरेंस है ना, ये आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। तो आप ये ध्यान में रखना। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास मोलैरिटी के बाद जो टॉपिक है वो है हेनरी लॉ। हेनरी लॉ आपको अच्छे से पढ़ लेना है। हेनरी लॉ से आपको न्यूमेरिकल भी मिल सकता है और न्यूमेरिकल के साथ साथ आपको इससे रिलेटेड क्या बोलते हैं, जो थ्योरी है 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स, ये तीनों में आ सकता है। हालांकि 3 में हेनरी लॉ से रिलेटेड आने का चांसेस बहुत ही कम है, बट 1 मार्क्स और 2 मार्क्स में तो हेनरी लॉ से रिलेटेड आपके एग्जाम में आ ही सकता है। 1 मार्क्स में अगर आएगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ उसका जो मेन स्टेटमेंट है वो लिख देना है। 2 मार्क्स में आया तो आपको फॉर्मूला के साथ और केएच का, वेयर केएच इज हेनरी लॉ कांस्टेंट, इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ गैसेस, ये वाला पॉइंट भी आपको लिखना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से। नोट्स मेरा आपके पास अवेलेबल है, या फिर मेरा नहीं तो जिसका भी नोट्स आपके पास अवेलेबल है आप उनके नोट्स को अच्छे से फॉलो करेंगे। हेनरी लॉ के बाद देखो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये कौन सा है सर? रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ तो बच्चों श्योर पढ़ लेना। देखो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉल्स लॉ से रिलेटेड आपको रॉल्स लॉ का स्टेटमेंट, ठीक, आपको रॉल्स लॉ का स्टेटमेंट और स्टेटमेंट के साथ साथ आपको रॉल्स लॉ का न्यूमेरिकल्स, आपको स्टेटमेंट प्लस न्यूमेरिकल्स, रॉल्स लॉ से ये दोनों पॉइंट अच्छे से डिस्कस कर लेना है। ठीक है, जरूर पढ़ लीजिएगा। 2 मार्क्स से 3 मार्क्स तक का क्वेश्चन रॉल्स लॉ से आने का चांस बहुत ज़्यादा है। इसके बाद आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जैकबोर्ड वाले बच्चे इनमें डिफरेंस भी पढ़ लेंगे। ठीक है, सीबीएसई वाले भी डिफरेंस पढ़ लेंगे, ऐसा बात नहीं है। तो आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, उसका डिफरेंस ये आप जरूर पढ़ लीजिएगा। आइडियल नॉन आइडियल में पॉजिटिव और निगेटिव डेविएशन वाला जो पार्ट था नॉन आइडियल में आपके ध्यान में होगा। एक बार जरा हम ये हटा दें। हाँ, पॉजिटिव और निगेटिव डेविएशन वाला जो पार्ट था नॉन आइडियल में आपके ध्यान में होगा, वो नॉन आइडियल में पॉजिटिव और निगेटिव डेविएशन वाला पार्ट भी आप जरूर पढ़ लेना। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखो हम ना मोटे तौर पे आज टॉपिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं बता रहे हैं, हम आपको मोटे तौर पे बता रहे हैं कि इन टॉपिक्स को आपको जरूर पढ़ लेना है। यकीन मानिए आप अगले 5 दिन में बिल्कुल बाजी पलट सकते हैं, ये आपके हाथ में है। ठीक है, और टेंशन तो बिल्कुल भी नहीं लेना। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इन टॉपिक से रिलेटेड आपसे न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है और ये टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल आपसे 5 मार्क्स में भी आ सकता है। ठीक है, जिस लेवल का न्यूमेरिकल आप सीबीएसई वाले बच्चे, जो आप डीपीपी में हमारा इस लेवल का न्यूमेरिकल बनाते थे जब ये चैप्टर चल रहा था, तो आप वो सारा न्यूमेरिकल्स, सारा तो अब आपके पास टाइम है, वैसे 5 दिन है आपके पास, बट और भी टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो 5 मार्क्स के लेवल का न्यूमेरिकल आप डीपीपी से देख लेंगे। और जैक वाले बच्चे भी जो मॉडल सेट में 5 मार्क्स का न्यूमेरिकल इस टॉपिक से रिलेटेड था, उस लेवल का न्यूमेरिकल एक बार आप जरूर देख लेंगे। ठीक है, तो ये था बच्चों चैप्टर 2 से, डेट मीन्स की चैप्टर 2 नहीं, सॉरी चैप्टर 1 से, सॉल्यूशन से। तो ये सॉल्यूशन का इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो आपको अच्छे से
पढ़ लेना है, आपको अच्छे से डिस्कस कर लेना है। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो चैप्टर कौन सा है, वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखो जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए पढ़ना वो है फैराडे लॉ। फैराडे लॉ के बारे में आपको हम बता दें कि फैराडे लॉ में आप क्या क्या पढ़ेंगे। तो फैराडे लॉ में आप फैराडेज लॉ का, थोड़ा सा ये कैमरा इधर हो गया सेट, फैराडे लॉ का आप क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो फैराडे लॉ का आप स्टेटमेंट भी डिस्कस करेंगे और स्टेटमेंट के साथ साथ आप उसका न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे। क्लियर है, आपको स्टेटमेंट और न्यूमेरिकल दोनों डिस्कस करना होगा फैराडे। अब ये सही है। तो फैराडे लॉ से आपको बच्चों क्या क्या डिस्कस करना है। तो फैराडे लॉ से आप ध्यान में रखना कि फैराडे लॉ से आपको इसका स्टेटमेंट एक तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, और स्टेटमेंट के साथ साथ न्यूमेरिकल दोनों पता होना चाहिए। और पता है आप फैराडे में भी सबसे ज़्यादा जो फोकस करेंगे ना, वो फैराडे में आप सबसे ज़्यादा किस पर फोकस करेंगे, आप फैराडे में सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे इसके फर्स्ट लॉ पर। E=ZIT वगैरह से जो फार्मूला वगैरह होता है उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपसे पूछा जा सकता है, तो आप ये ध्यान में रखना। इसके बाद नेक्स्ट कैलकुलेशन ऑफ इनोट सेल। इनोट सेल का जो फार्मूला आपको बताया गया है, इनोट सेल का फार्मूला आप नोट्स में ढूंढेंगे तो मिल जाएगा कि इनोट सेल इक्वल टू इनोट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस इनोट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। ये फार्मूला आप जरूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों, नॉस्ट इक्वेशन। नॉस्ट इक्वेशन को तो जितना इंपॉर्टेंट कहा जाए उतना कम है, क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, ये लीक टॉपिक है। हालांकि ये वर्ड अभी हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, पूरा रडार पे है ये वर्ड यूट्यूब का, तो तुरंत प्रॉब्लम हो जाएगा। बट ये टॉपिक जो है ये एग्जाम में आने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। नॉस्ट इक्वेशन के बाद कोलरॉच लॉ। कोलरॉच लॉ का स्टेटमेंट जैक वाले बच्चे और सीबीएसई वाले बच्चे ये दोनों पढ़ लेंगे, ठीक है। कोलरॉच लॉ का स्टेटमेंट जैक वाले तो पता नहीं है, जैक बोर्ड का तो बहुत दुलरवा क्वेश्चन है, हमेशा पूछ दिया जाता है, तो कोलरॉच लॉ जरूर पढ़ लेंगे। मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इसका डेफिनेशन और डेफिनेशन के साथ डेफिनेशन और प्लस इसका न्यूमेरिकल, ठीक है। आप डेफिनेशन प्लस न्यूमेरिकल दोनों इस चैप्टर का अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, किसका, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। तो 2 चैप्टर हो गया बच्चों। सबसे पहला जो चैप्टर हमारा हुआ कौन सा हुआ, ये सॉल्यूशन हुआ। सॉल्यूशन के बारे में हम लोग डिस्कस किए, सॉल्यूशन से आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है वो हम बता दिए। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आपको ये टॉपिक 100% अच्छे से कंप्लीट होना ही चाहिए, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा, वो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा केमिकल काइनेटिक। देखो जो केमिकल काइनेटिक है, केमिकल काइनेटिक में सबसे पहले आपको जो डिस्कस करना जरूरी है वो क्या डिस्कस करना जरूरी है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको आना चाहिए, मॉलिक्युलैरिटी ऑफ रिएक्शन आना चाहिए, और ऑर्डर एंड मॉलिक्युलैरिटी में डिफरेंस, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो तो आपको श्योर आना चाहिए, ध्यान में रखना, ठीक है ना। तो इन दोनों का डिफरेंस भी आप पढ़ ही लेना, किसका, ऑर्डर और मॉलिक्युलैरिटी के बीच का जो डिफरेंस होता है वो भी आप पढ़ ही लीजिएगा, ठीक है। देखिए इसके बाद ऑर्डर एंड मॉलिक्युलैरिटी के बाद इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन। भाई हम यहाँ लिख दिए हैं, हम बार बार ये वर्ड बोल नहीं सकते हैं, इस वजह से हम यहाँ लिख दिए हैं, ठीक है, ध्यान में रखना। क्यों सर, ये 100% गारंटीड टॉपिक है, ठीक है ना, ये 100% गारंटीड टॉपिक है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल और फर्स्ट ऑर्डर का विथ हाफ लाइफ डेरिवेशन ये एग्जाम में आता ही आता है। आप जैसे भी पढ़ो, जहाँ से भी पढ़ो, आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन, 0 ऑर्डर से लेकर फर्स्ट ऑर्डर तक का। सेकंड थर्ड में आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप 0 ऑर्डर, सेकंड थर्ड आपके एनसीईआरटी में है भी कहाँ, आप 0 ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर का विथ हाफ लाइफ कंप्लीट डेरिवेशन और डेरिवेशन के साथ साथ उसका न्यूमेरिकल, ये जरूर पढ़ लेना बच्चों, जरूर एकदम याद से पढ़ लेना, ठीक है। और बीच बीच में अगर कुछ ज़रूरत हो तो आप हमको अपडेट दे सकते हैं। आपके पास वैसे तो नंबर है मेरा, जो मेरे स्टूडेंट हैं, बट जिनके पास नहीं है, देखो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आपको कुछ हेल्प चाहिए तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पर हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, 9122392999, ठीक है। देखो आगे बढ़ते हैं। अर्हीनियस इक्वेशन सीबीएसई वाले जरूर पढ़ लेंगे, ठीक है। सीबीएसई वाले अर्हीनियस इक्वेशन में ई इक्वल टू जो फार्मूला हमारे पास बताया हुआ था 2.303 से रिलेटेड एक फार्मूला होगा। आप सीबीएसई वाले बच्चे अर्हीनियस इक्वेशन का वो फार्मूला जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ये है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट।
बच्चों जो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट में आपको हम बहुत चुनिंदा टॉपिक बता रहे हैं। कौन कौन सा? पहला तो मैग्नेटिक मोमेंट आपको एकदम आना ही चाहिए कैलकुलेट करना, ठीक है। देखो श्योर पढ़ लेना, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला आपको याद होगा, म्यू इक्वल टू रूट अंडर एन इंटू n+1 बोर मैग्नेटॉन dm, ये फार्मूला होता था ना, ठीक है। तो आप ये फार्मूला के साथ आप जरूर कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने का ये फार्मूला होता है, आप इसको अच्छे से जरूर पढ़ लीजिएगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट वाला जो टॉपिक है, मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला आपके नोट्स में भी लिखा हुआ है, तो आप मैग्नेटिक मोमेंट बढ़िया से कैलकुलेट करना सीख लीजिएगा। ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करता है। इसके फार्मूला में जो n होता है, उस n का मतलब क्या होता है? उस n का मतलब होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो जरूर से जरूर पढ़ लेंगे, ये ध्यान में रखना। इसके बाद कलर एंड शेप ऑफ KMnO4 एंड KMnO4 एंड K2Cr2O7। K2Cr2O7 का कलर हो गया, इसका शेप हो गया, इससे रिलेटेड जो और भी टॉपिक था, मतलब आपको याद होगा एक Cr2O4 2- का शेप हम लोग देखे थे, Cr O4- का देखे थे, KMnO4 में हम लोग MnO4- का देखे थे, MnO4 2- का देखे थे। इन सब का शेप क्या होता है, इनका कलर क्या होता है, आप जरूर याद रखिएगा। एक बात और ध्यान रखना, जो KMnO4 का जो प्रिपरेशन वाला रिएक्शन था ना बाबू, कॉपी में देखना, नोट्स मिल जाएगा। प्रिपरेशन वाला जो रिएक्शन है, वो प्रिपरेशन वाली रिएक्शन भी एक बार जरूर पढ़ लेना, ठीक है, इस चैप्टर से। इस चैप्टर में ज़्यादा समय ना लेते हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ, एक और जो टॉपिक है जैकबोर्ड वाले बच्चों के लिए, तो ये सब वरदान वाला टॉपिक है, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में डिफरेंस। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में डिफरेंस जो है ना, ये जरूर पढ़ लेना जैकबोर्ड वाले बच्चे, ये टॉपिक जरूर पढ़ लेना, डिफरेंस बिटवीन लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा बच्चों, ये है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो टॉपिक है, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको क्या आना चाहिए? सबसे पहले आपको आना चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर तो आपको आना ही चाहिए, ये बात ध्यान रखना। इसके ऑक्सीडेशन नंबर तो जैकबोर्ड वाले जो है ना, देखो हम लिख दिए यहाँ पर, जैकबोर्ड वालों के लिए ऑब्जेक्टिव में लीक क्वेश्चन है ये, ठीक है। जैकबोर्ड वालों के लिए ये ऑब्जेक्टिव में श्योर आने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको तो आप एकदम जरूर अच्छे से कंप्लीट कर लेना, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन। हाँ, तो बच्चों ये बात तो एकदम एग्जैक्टली ध्यान में रखना, जैकबोर्ड वाले बच्चों को ऑब्जेक्टिव में ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आता है, ठीक है, ध्यान रखना। IUPAC नॉमेनक्लेचर आपको आना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस टॉपिक में जो है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे यहाँ जो ये लिखा हुआ है ना, ये वाला पार्ट हम इसके लिए भी लिख सकते हैं, ठीक है। कौन सा? VBT से शेप, ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये पूछने का क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल आता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, इसको जरूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आइसोमेरिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन आसान आएगा, आप अच्छे से एक बार स्ट्रक्चरल और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देख लीजिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आसान आएगा। लेकिन एक बात हम फिर से बता दें, VBT पर जरूर फोकस कर लेना, ठीक है ना, पक्का VBT पर अच्छे से फोकस कर लोगे। देखो बाबू, एकदम अगले 5 दिन में तुमको पूरा बाजी पलट के रख देना है। देखो नेक्स्ट हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर वाइज से पहले हम आपको नेम रिएक्शन बता दे रहे हैं, ठीक है। सारे चैप्टर का ये मिक्स है। सबसे पहले उर्ज रिएक्शन, फिंकेल्स्टीन रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन। ये जो आपको रिएक्शन मिलेगा, ये कौन सा रिएक्शन से, ये कौन सा चैप्टर से मिलेगा? ये आपको हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन से मिलेगा, ठीक है। आप ये जरूर पढ़ लीजिएगा नेम रिएक्शन में। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर से आपका ये तीनों मिल जाएगा। कौन सा? कोल्ब, रीमर-टाइमन और विलियमसन सिंथेसिस। इसमें कोल्ब रिएक्शन और रीमर-टाइमन रिएक्शन हम पक्का बता रहे हैं, तुम देख लेना, इन दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, एकदम लिख के ले लो, इन दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। किसमें से? कोल्ब और रीमर-टाइमन में से। अच्छे से कंप्लीट कर लेना बाबू, मेरा बात को ध्यान रखना, खूब बढ़िया से अच्छे से कंप्लीट कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास स्टेफन रिएक्शन। डाइबल एच का कंसेप्ट आपको याद होगा, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जो एक बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। तो वो कंसेप्ट आप जरूर पढ़ लीजिएगा। इसके बाद अल्डोल, कीटोल और कैनिजारो। देखो अल्डोल और कीटोल, अल्डोल
एंड कैनिजारो, कीटोल तो है ही, अल्डोल और कैनिजारो लिख के ले लो, एग्जाम में एक रिएक्शन इन दोनों से रिलेटेड जरूर आएगा, ठीक है, पक्का आएगा, ध्यान रखना। इसके बाद बच्चों HBZ रिएक्शन, हेल्महोल्ट्ज जेलिंस्की रिएक्शन, जिसको हम लोग अल्फा हेलोजिनेशन बीटा हेलोजिनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें हम लोग बनाते थे, तो ये जरूर पढ़ देना। गैब्रियल थैलिमाइड, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, आपको हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ये जो ऊपर का 3 रिएक्शन मिला ना, ये एल्डिहाइड कीटोन में मिलेगा। गैब्रियल थैलामाइड और हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन जो है, ये हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन आपको कहाँ मिलेगा, तो ये आपको मिलेगा एमीन्स में, ठीक है। इसके बाद अब ये नेम रिएक्शंस के बाद आपके आगे अगर हम बढ़ते हैं तो कुछ पॉइंट आप इसमें और भी ध्यान रखिएगा कि इन नेम रिएक्शन के बाद आप कार्बाइलामाइन रिएक्शन, ठीक है, इसके बाद ये सब हम किससे बता रहे हैं, ये सब हम बता रहे हैं अभी फिलहाल एमीन्स में है। हिंसबर्ग रिएजेंट रिएक्शन भी है, या हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट भी उसको बोला जाता है, ये 2 हो गया, ठीक है। इसके बाद आप ध्यान में रखना, यहाँ तो हम 1 मिनट, थोड़ा हमको पेज पलटने दो, जस्ट अ मिनट, अभी आपको ऑल द बेस्ट खाने का समय नहीं आया, कुछ और यहाँ पे हम लिख दें, ठीक है। इसके बाद आप ध्यान में रखिएगा कि जो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है, जो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन आपको 2 जगह मिलेगा। कौन कौन से केस में, एक बार हम लोग जब अल्कोहलिक KOH से हेलोएल्केन वाले में लेते हैं, वहाँ मिलेगा आपको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। HBZ वाला भी एक तरह से वही कैटेगरी टाइप का होता है, ठीक है। तो बीटा एलिमिनेशन नाम से जो भी रिएक्शन है, 2-3 रिएक्शन हम लोग पढ़े हुए हैं, रिएक्शन तो बहुत ज़्यादा है, 2-3 टाइप का है, आप उन दोनों तीनों को जरूर पढ़ लीजिएगा, इनमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में आपके आ ही जाएगा। इसके बाद अभी देखो एक रिएक्शन और मेरे माइंड में चल रहा था, अचानक से दिमाग से उतर गया, जस्ट अ मिनट सोचने दो जरा हमको। बीटा एलिमिनेशन के बाद वो रिएक्शन जो था, हाँ, बाकी टेस्ट वगैरह में बाबू लुकास रिएजेंट टेस्ट अचानक से ध्यान में आ गया, पढ़ लेना, ठीक है। डाइजोनियम सॉल्ट से रिलेटेड बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो है ना, उस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से रिलेटेड जो भी रिएक्शन है, सैंडमेयर गेटरमान, इसके बारे में पहले भी हम लोग बात कर लिए हैं, वो भी आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आपको हम कुछ रिएक्शन स्टार्टिंग से अगर हम बता दें तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन वगैरह जो है, जिसमें हम लोग अल्कोहल से एल्डिहाइड और कीटोन बनाते हैं, वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन आप जरूर पढ़ लीजिएगा। और देखो लास्ट ये जो हमारे पास पड़ा हुआ है, अब बहुत ज़्यादा नहीं बताएंगे, फिर बोलोगे सर इतना बता दिए। जितने भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, इनमें खास करके नाइट्रेशन, फिनॉल और एनिलीन का जरूर पढ़ लेना, क्योंकि ये थोड़ा अलग टाइप का होता है। पिक्रिक एसिड बनता है फिनॉल वाले में, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बनता है एनिलीन वाले में, 2 तरह का रिएक्शन होता है। हेलोजिनेशन में भी फिनॉल और एमीन्स का जरूर पढ़ लेना। ये फिनॉल और एमीन वाला इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिनॉल और एमीन वाला हेलोजिनेशन जो है वो थोड़ा सा अलग टाइप का होता है, ठीक है, तो ये आप जरूर पढ़ लीजिएगा। इसके बाद फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, इतना रिएक्शन पढ़ो। देखो अगर इतना रिएक्शन पढ़ लेते हो ना तो एग्जाम में कुछ भी नहीं छूटने वाला है, ऑलमोस्ट इनसे सारा रिएक्शन आपके एग्जाम में आ जाएगा। वैसे तो हम बोल सकते हैं कि हम 100% भी भिड़ाने का क्षमता रखते हैं, लेकिन हम उसका गारंटी नहीं ले सकते हैं, बट आप इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़िए तो आपके एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छा कर पाएंगे अपने एग्ज़ाम में। ये बिल्कुल लीक टॉपिक वाले इम्पोर्टेंट्स हैं। अगले 5 दिन में आप खूब बढ़िया से मेहनत कीजिए और अगले 5 दिन में आप मेहनत करके इन टॉपिक्स को अच्छे से पकड़ बना के आप यकीन मानिए कि अभी भी आप बाजी पलट सकते हैं, ठीक है। तो आप अगले 5 दिन खूब बढ़िया से अच्छे से रिवीजन कीजिए और हम आपके साथ कांटेक्ट में रहेंगे, हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, कोशिश करेंगे कि फिर आपके साथ हम कुछ नया टॉपिक, कुछ भी हमको पता चलता है, कुछ भी वैसा हमको इम्पोर्टेंट लगता है, हम इमीडिएटली आपके साथ अपडेट करेंगे। तो बच्चों फाइनली आपको आगे के लिए हमको ऑल द बेस्ट बोलने का समय आ गया। अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, टेंशन फ्री होकर एग्ज़ाम दीजिए। किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो, कुमार सर आपके साथ हैं, आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। और अगर हमको कुछ भी इम्पोर्टेंट फिर से ज़रूरत पड़ा या लगा कि हाँ ये बच्चों को बता देना चाहिए, तो हम एग्जामिनेशन के दिन तक
अगर कुछ ऐसा छोटा छोटा टॉपिक है तो हम आपको बताते रहेंगे। बाकी आप अपने तरीके से अच्छे से मेहनत कीजिए। आपको ऑल दी बेस्ट।